नमस्कार दोस्तों। आज हम उन स्टॉक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन स्टॉक्स में फ्यूचर में या आने वाले टाइम में जब कभी भी बड़ी गिरावट होती है तो उन स्टॉक्स को ख़रीद लेना चाहिए। अब उन स्टॉक्स को जिनके बारे में मैं अब आगे बात करने जा रहा हूँ सिर्फ इसलिए नहीं ख़रीद लेना चाहिए क्योंकि मैं कह रहा हूँ या मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इन स्टॉक्स के अंदर, बल्कि कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो ये बताते हैं कि ये स्टॉक्स प्रेजेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आने वाले टाइम भी ये अच्छा ही परफॉर्म करेंगे इन पैरामीटर्स के बेसिस के ऊपर। वैसे तो कोई भी इन्वेस्टर किसी भी स्टॉक में जाने से पहले, किसी भी स्टॉक को ख़रीदने से पहले, कोई भी समझदार इन्वेस्टर्स अपनी हर तरीके की एनालिसिस करता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। अब फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर सैकड़ों पैरामीटर्स होते हैं। मोटा मोटा जो लोग देखते हैं कि वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कितना रिवेन्यू बढ़ा है नहीं बढ़ा है, प्रॉफिट बढ़ा है नहीं बढ़ा, EBITDA बढ़ा है नहीं बढ़ा, या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ये सब पैरामीटर चेक किए थे। ये बड़े कॉमन पैरामीटर्स होते हैं जो कि हर कोई चेक करता है। लेकिन जिन पैरामीटर्स की आज मैं बात करने जा रहा हूँ वो पैरामीटर्स हैं जो कि आपको बताएंगे कि प्रेजेंटली कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है और उसके आगे कैसा परफॉर्म करने की संभावना है। इन पैरामीटर्स के ऊपर लगभग बहुत से इन्वेस्टर्स ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो आज हम उन पैरामीटर्स के बारे में बात करते हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि कंपनी फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्म करेगी। तो जब कभी भी इन स्टॉक्स के अंदर कोई बड़ी गिरावट आती है तो हमें इन स्टॉक्स के अंदर इन पैरामीटर्स को देखते हुए इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल ही आप लोग इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लो, क्योंकि ऐसा है कि इनमें जितने स्टॉक्स हैं उनमें बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे भी होंगे जो अभी अपने 52 वीक हाई के आसपास चल रहे हैं, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो फंडामेंटली तो ये स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आप अभी इनमें इन्वेस्ट करेंगे तो उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना किसी बड़ी गिरावट का मौका तब आता है जब आप इनमें अगर इनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने की संभावना है। तो मैं कह रहा हूँ कि जब कभी भी बड़ी गिरावट हो तो इन स्टॉक्स का नाम आप लिख के रख लीजिए। जब कभी बड़ी गिरावट हो इनको आप खरीद सकते हैं। अब किन पैरामीटर के बेसिस में आपको ये बताने जा रहा हूँ वो पैरामीटर अब हम समझते हैं। तो जिन पैरामीटर्स के बेसिस पे मैं आपको बड़ी गिरावट पे स्टॉक्स खरीदने की सलाह दे रहा हूँ वो पैरामीटर है, एक तो ये पिट्रोस्की स्कोर, एक PEG रेशो, एक सस्टेनेबल ग्रोथ पैरामीटर और एक CFO बाई पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जो आपको कंपनी की प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में भी बताते हैं कि कैसा परफॉर्म कर रही है और इसके फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करने की संभावना है। तो ये सभी पैरामीटर्स के बेसिस पे ही मैं आप बताने जा रहा हूँ उन स्टॉक्स के बारे में जिनमें जब कभी भी बड़ी गिरावट आए इनमें इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये पैरामीटर्स भी ऐसा ही सजेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये पिट्रोस्की स्कोर पैरामीटर जो है, पहला पैरामीटर जो है पिट्रोस्की स्कोर, वो होता क्या है। तो पिट्रोस्की स्कोर एक ऐसा क्राइटेरिया है जिसके अंदर 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू रखी जाती है किसी भी स्टॉक की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को जानने के लिए। 0 से 9 के बीच में वैल्यू रखी जाती है। अगर किसी की वैल्यू 0 होती है तो वो वर्स्ट स्टॉक की कैटेगरी में आता है या वर्स्ट फाइनेंशियल पोजीशन की कैटेगरी में आता है, और जिसकी वैल्यू 9 पिट्रोस्की स्कोर हो जाती है वो बेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन या बेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन जिसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, फाइनेंशियली बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है इसके अंदर, वो वैल्यू आती है 9 उसको डिनोट करता है। तो पिट्रोस्की स्कोर 0 से 9 के बीच में हम देखेंगे तो जिस स्टॉक की जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होती है। तो पिट्रोस्की स्कोर निकाला कैसे जाता है, तो इसको निकालने के लिए 9 क्राइटेरिया होते हैं किसी कंपनी का आकलन करने के लिए। जो इन 9 क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता है उसको उतने नंबर मिल जाते हैं। तो पिट्रोस्की स्कोर निकालना अपना आप तो नहीं निकाल सकते क्योंकि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है, लेकिन इसके अंदर 9 क्राइटेरियाज को देखा जाता है। तो जो कंपनी जितने क्राइटेरियाज
फुलफ़िल कर रही होती है उसको उतने नंबर मिल जाते हैं। तो अगर कोई कंपनी कोई क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं कर रही होती तो उसको 0 नंबर मिल जाता है, मतलब उसका पेट्रोस्की स्कोर 0 हो जाता है। और जो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रही होती है तो उसको उतने नंबर पेट्रोस्की स्कोर के अंदर दिए जाते हैं। तो जितने ज़्यादा क्राइटेरिया कोई कंपनी फुलफ़िल करती है तो पेट्रोस्की स्कोर उसका उतना ही ज़्यादा हो जाता है, तो वो कंपनी उतनी ही ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। तो एक क्राइटेरिया हो गया पेट्रोस्की स्कोर। दूसरा क्राइटेरिया है पीईजी रेशो, पैग रेशो। दोस्तों हम लोग अक्सर कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस करते होते हैं हम पीई रेशो देखते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशो। ये लगभग बहुत से इन्वेस्टर्स देखते हैं। पी रेशो में क्या होता है, जिस कंपनी का पी कम होता है तो हम ये मान के चलते हैं कि वो कंपनी सस्ती है, जिस मतलब जितनी इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं किसी कंपनी के अंदर कुछ कमाने के लिए हम कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो पी रेशो के थ्रू हम देखते हैं। जितने ज़्यादा पी रेशो होता है वो उतनी ही महंगी कंपनी या उतना ही महंगा वो स्टॉक माना जाता है। लेकिन जो ये पीईजी रेशो है, तो ये पीईजी रेशो क्या है? द पीईजी रेशो यूज्ड टू डिटरमिन ए स्टॉक्स वैल्यू वाइल आल्सो फैक्टरिंग इन द कंपनीज एक्सपेक्टेड अर्निंग ग्रोथ। मतलब कंपनी की एक्सपेक्टेड अर्निंग ग्रोथ कितनी होगी, इस फैक्टर को भी इस पीईजी रेशो के अंदर कंसीडर किया जाता है। एंड इट इज़ थॉट टू प्रोवाइड ए मोर कंप्लीट पिक्चर देन पीई रेशो। तो हम लोग जो अक्सर पी को ज़्यादा देखते हैं तो उससे ज़्यादा वाइड पिक्चर ये पीईजी रेशो डिनोट करता है, क्योंकि इस पीईजी रेशो के अंदर कंपनी की एक्सपेक्टेड अर्निंग ग्रोथ को भी लिया जाता है। तो द पीईजी रेशो एनहांसेस द पीई रेशो बाय एडिंग एक्सपेक्टेड अर्निंग ग्रोथ इनटू द कैलकुलेशन। तो पी रेशो के अंदर जब हम एक्सपेक्टेड अर्निंग ग्रोथ, जो फ्यूचर की एक्सपेक्टेड अर्निंग ग्रोथ है उसको भी अगर हम कंसीडर कर लेते हैं तो वो पीजी रेशो में ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो ये लगभग पी रेशो की तरह इसको हम इसकी वैल्यू को चेक करते हैं। ए लोअर पीजी में इंडिकेट दैट ए स्टॉक इज़ अंडर वैल्यूड। तो पीजी जितना लोअर होगा उतना ही उसको अंडर वैल्यूड माना जाएगा। तो अंडर वैल्यूड स्टॉक के अंदर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। ओवर वैल्यू स्टॉक जो ऑलरेडी ओवर वैल्यूड हो चुके हैं उनमें इन्वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं होता। तो ए पीजी लोअर देन 1 इज़ बेस्ट। तो 1 से जितना कम होगा पीजी रेशो वो बेस्ट माना जाएगा, और 1 से ऊपर जितना होगा वो उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। तो एक पीजी रेशो क्राइटेरिया भी हम आज देखेंगे जो हम स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। और अगला जो पैरामीटर आज हम डिस्कस करेंगे जिसके बेसिस पे हम ये कहने जा रहे हैं कि जब भी बड़ी गिरावट है हमें स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर वो है सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, SGR रेशो। अब ये सस्टेनेबल ग्रोथ रेट क्या है? द सस्टेनेबल ग्रोथ रेट SGR इज़ द मैक्सिमम रेट ऑफ ग्रोथ दैट ए कंपनी कैन सस्टेन विदाउट हैविंग टू फाइनेंस ग्रोथ विद एडिशनल इक्विटी और डेब्ट। मतलब बाहर से पैसा बोरो किए बिना कोई कंपनी अगर अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को सस्टेन करती है किसी भी वर्स्ट कंडीशन के अंदर भी, तो उस पैरामीटर को हम बोलते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। मतलब कोई कंपनी वर्स्ट सीनियरों के अंदर भी या ज़्यादा बुरे दौर के अंदर भी अगर अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को कंटिन्यू रखती है बाहर से पैसा उधार लिए बिना या बाहर से पैसा बोरो किए बिना, तो ये बहुत अच्छी बात मानी जाती है किसी कंपनी के लिए कि उसके पास सफिशेंट फंड है कि उसको बाहर से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना ग्रोथ को सस्टेन करके रखेगी वर्स्ट सिचुएशन के अंदर भी। तो इस पैरामीटर को बोलते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ रेट पैरामीटर। तो SGR इज़ द रेट एट विच द कंपनी कैन ग्रो वाइल यूजिंग इट्स ओन इंटरनल रिवेन्यू। मतलब अपने इंटरनल रिवेन्यू से ही वो अपना आप को सस्टेन कर लेगी विदाउट बोरोइंग फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज। बाहर से आउटसाइड सोर्सेज से कुछ उधार लिए बिना, बोरो किए बिना, अपने इंटरनल रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए जो कंपनी अपने आप को सस्टेन कर लेगी, उस पैरामीटर को बोलते हैं SGR सस्टेनेबल ग्रोथ रेट पैरामीटर। ये आपको बताता है कि कंपनी के पास अपनी खुद की स्ट्रेंथ है
कि वो फाइनेंशियली इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसको बाहर से बोरो करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद से ही सर्वाइव कर जाएगी, सस्टेन कर जाएगी। तो इस पैरामीटर के बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। इस पैरामीटर को भी हम ध्यान में रखेंगे, जिसके बेसिस पे हम बात करेंगे कि हमें कौन से स्टॉक्स हैं जो हमें बड़ी गिरावट में ले लेना चाहिए, जो इस पैरामीटर को पूरा करते हैं। अगला पैरामीटर है वो है CFO बाई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैरामीटर। अब सबसे पहले तो CFO क्या है? CFO है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो मतलब द अमाउंट ऑफ मनी ए कंपनी ब्रिंग्स इन फ्रॉम इट्स ऑन गोइंग रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज़ सच एज मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू कस्टमर्स। मतलब वो पैसा जो कंपनी अपने रेगुलर बिजनेस से लेती है, चाहे बिजनेस उसका मैन्युफैक्चरिंग का है या सेलिंग गुड्स का है या सर्विस देने का है, इन सब एक्टिविटीज़ जो कि कोर एक्टिविटीज़ है किसी बिजनेस की, उससे जो पैसा आता है उसको हम कैश फ्लो बोलते हैं। मतलब इस अपने बिजनेस से जो पैसा आ रहा है, कंपनी उससे अपना अच्छे तरीके से काम निकाल पा रही है, तो उसको बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। और जो पैरामीटर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आफ्टर टैक्स। इसका मतलब हुआ कि इफ़ CFO एक्सीड्स द नेट इनकम, अगर हमारी जो नेट इनकम हो रही है और वो CFO उससे ज़्यादा है, देन इट इज़ कंसीडर द फर्म कैन कन्वर्ट इट्स अकाउंटिंग अर्निंग इनटू कैश। जो भी अकाउंटिंग में इसकी अर्निंग दिखाई जा रही है उसको कैश में कितना जल्दी कन्वर्ट कर पाएगी, ये पैरामीटर हमें वो बताता है, CFO बाई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये भी एक बहुत अच्छा ज़रूरी पैरामीटर है जो हमें ये बताया गया कि जितनी हमने अपनी अकाउंटिंग में अपनी अर्निंग वगैरह दिखा रखी है, हम उसको कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर पाएंगे टैक्स वगैरह देने के बाद। तो अगर ये जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी ये वाली CFO वाली अर्निंग, उतना ही कंपनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। एल्स द फर्म हैज़ पुअर कैश फ्लो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब है कि कंपनी के पास पुअर कैश फ्लो मैनेजमेंट प्रैक्टिस है। मतलब जो अकाउंटिंग में हमारी अर्निंग आ रही है, अगर हम उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं टैक्स वगैरह देने के बाद, तो वो हमारी पुअर कैश फ्लो मैनेजमेंट है हमारा उस कंपनी का। तो ये पैरामीटर को भी आज हम डिस्कस करेंगे कि किस कंपनी में ये पैरामीटर अच्छा है। तो अब हम उन स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं जिसके बारे में मैंने बात करी है कि हर बड़ी गिरावट के बाद उन स्टॉक्स को खरीद लेना चाहिए जो से स्टॉक्स इन सभी पैरामीटर्स को अच्छे तरीके से फुलफ़िल कर रहे हैं। तो चलो अब हम उन स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, ये जो पिट्रोस्की स्कोर है, PEG रेशियो है, सस्टेनेबल ग्रोथ है, CFO बाई पैट है, ये बहुत ज़रूरी पैरामीटर्स हैं जो कि लगभग आम इन्वेस्टर्स इन चीज़ों को कंसीडर नहीं करता अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। जबकि ये सब चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि अभी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो फ्यूचर में भी उसका परफॉर्म करने की संभावना कैसी है। अगर हम इन सभी पैरामीटर्स को ध्यान में रख के हम आगे चलेंगे तो हम एक अच्छे स्टॉक में हम इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो चलो अब हम देखते हैं, जैसे स्क्रीन के ऊपर ऐसे 32 स्टॉक्स आ रहे हैं जो कि ये सब पैरामीटर्स को फुलफ़िल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो हमने पैरामीटर्स की कौन सी वैल्यू ली है, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। हमने जो स्टॉक्स निकाले हैं उसमें हमने क्या क्या पैरामीटर्स की वैल्यू रखी है। सबसे पहले तो जो हमने बात की थी पिट्रोस्की स्कोर की, कि 0 वर्स्ट होता है और 9 बेस्ट होता है। तो जितना ज़्यादा पिट्रोस्की स्कोर होगा उतना अच्छा उस कंपनी की पोजीशन मानी जाएगी। तो हम यहाँ पे पिट्रोस्की स्कोर को ग्रेटर देन 6 लेके चल रहे हैं। मतलब 6 से ज़्यादा जिस कंपनी का पिट्रोस्की स्कोर आ रहा है उस कंपनी को हम लेके चल रहे हैं। दूसरा हमने जो डिस्कस किया था कि PEG रेशो 1 से जितना कम होगा उतना अच्छा माना जाएगा। तो यहाँ पे हम PEG रेशो 0.8 से कम का लेके चल रहे हैं। तो जो भी 0.8 से कम होगी तो वो अच्छा पैरामीटर माना जाएगा, अच्छा PEG रेशो माना जाएगा। सस्टेनेबल ग्रोथ का पैरामीटर हम ग्रेटर देन 7 लेके चल रहे हैं। मतलब जिसकी भी 7 से ज़्यादा सस्टेनेबल ग्रोथ है, 1 से लेकर 10 तक बहुत अच्छे, 10 तक बहुत अच्छी मान जाए, तो हम यहाँ पे 7 का हम पैरामीटर लेके चल रहे हैं कि जहाँ पे सस्टेनेबल ग्रोथ 7 से ज़्यादा है उन स्टॉक्स को दिखाना है। और मार्केट कैप उन स्टॉक्स के बारे में लेकर आ रहे हैं जिनके 2000 करोड़ से ज़्यादा मार्केट कैप है। और CFO बाई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ग्रेटर देन 1 है।
जो हमने अभी डिस्कस किया था। तो ये सब हम वैल्यू को लेकर चल रहे हैं, ये चाहे तो हम चेंज भी कर सकते हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो स्टॉक्स इनसे ही वैल्यू को फुलफ़िल कर रहे हैं वो स्टॉक्स अच्छे स्टॉक्स हैं जिनमें हमें इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए हर बड़ी गिरावट के बाद। तो चलो अब हम देखते हैं क्या क्या वैल्यू निकल के आ रही है। तो इन सब को जो हमने इस क्वेरी को जो हमने रन किया है तो हमारे सामने ये सभी स्टॉक्स निकल के आते हैं। उनमें जैसे नाम आ रहा है अडानी एंटरप्राइजेस का, जिसकी करंट वैल्यू अभी 3210 रुपये है। पेट्रोस की स्कोर 7 है। जैसा हमने डिस्कस किया था कि जिसकी वैल्यू 9 तक होगी वो बेस्ट माना जाता है, तो 7 अच्छा पेट्रोस की स्कोर है इसका। पीजी रेशो हमने बोला था कि 1 से कम होना चाहिए, ये देखो इसका 0.52 आ रहा है, अच्छा पीजी रेशो है इसका। सस्टेनेबल ग्रोथ बहुत अच्छी आ रही है, 7.39 की। हमने वैल्यू 7 की दी थी, उससे भी ज़्यादा निकल के आ रही है सस्टेनेबल ग्रोथ की। हमने डिस्कस कर ही चुके हैं कि सस्टेनेबल ग्रोथ क्या होती है। और CFO बाई पैट भी देखो बहुत अच्छा निकल के आ रहा है 7.13। तो ये सारे अच्छी वैल्यू आ रही है सभी पैरामीटर से अडानी एंटरप्राइजेस की। तो अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर जब कभी भी बड़ी गिरावट आती है किसी भी वजह से, तो हमें उसमें इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये सारे पैरामीटर्स की वो अच्छे तरीके से फुलफ़िल कर रहा है। मतलब करंट ग्रोथ भी उसकी अच्छी है और फ्यूचर के ग्रोथ की भी अच्छी संभावना है। ऐसे ही टाटा केमिकल के अंदर भी पेट्रोस की स्कोर 7 निकल के आ रहा है। पीजी रेशो देखो बहुत अच्छा आ रहा है इसका 0.14 का। और सस्टेनेबल ग्रोथ तो इसकी बहुत ही अच्छी है 10.1%, 10.1%। और CFO बाई पैट भी इसका 1 से ज़्यादा आ रहा है 1.28। ऐसी ये अपार इंडस्ट्रीज़, नारायणा हृदय, अमर राजा बैटरीज, इन स्टॉक्स को आप सब नोट कर सकते हैं। GE शिपिंग, रेमंड, एलिकॉन इंजीनियरिंग कंपनी, ग्रैन्यूल इंडिया, मिंडा कॉरपोरेशन, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, बंगाल असम कंपनी, KNR कंस्ट्रक्शन, नव भारत वेंचर, CMS इन्फो सिस्टम, JK पेपर, नेस्को लिमिटेड, कैब्रियल इंडिया, JT EKT इंडिया, फाइनोटेक्स कैम, आरती फार्मा लैब्स, वेस्ट कोस्ट पेपर, कावेरी सीड्स कंपनी, और ये बनारी अमन निकमल लिमिटेड, MPS लिमिटेड, यूनिपार्ट्स इंडिया, मैराथन नेक्स्ट जेन, ल्यूमेक्स इंडस्ट्रीज़, आंध्रा पेपर्स। तो ये 32 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके पैरामीटर्स ये सभी फुलफ़िल कर रहे हैं। तो ये वो कंपनीज़ हैं जिनके अंदर हमें इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए ऑन सिग्निफिकेंट प्राइस फॉल्स। तो ये सभी पैरामीटर्स जो हैं स्टॉक स्क्रीनर से हमने निकाले हैं, जो कि पेट्रोस की स्कोर को फुलफ़िल कर रहे हैं, पीजी रेशो को फुलफ़िल कर रहे हैं, सस्टेनेबल ग्रोथ को फुलफ़िल कर रहे हैं, CFO बाई पैट को फुलफ़िल कर रहे हैं। तो आप ये सभी स्टॉक्स को नोट डाउन करके रख सकते हैं। फ्यूचर में जब कभी बड़ी गिरावट आती है तो हम इनके अंदर जा सकते हैं। मैं फ्यूचर की बड़ी गिरावट की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उस टाइम अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। अभी भी कर सकते हैं, लेकिन अभी इनमें से बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होंगे जो अपने 52 वीक हाई के ऊपर चल रहे हैं। तो अगर मान लो गिरावट आती है तो हम उसमें फ़िलहाल फंस सकते हैं, लेकिन इन स्टॉक्स के अंदर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक्स इन पैरामीटर्स को अच्छे से पूरा कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपने ये सब स्टॉक्स को बारे में और अपनी भी आप फंडामेंटल एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो है हर इन्वेस्टर को अपनी तरफ से भी हर तरीके के एनालिसिस ज़रूर करना चाहिए। बाकी जो स्टॉक का जो स्क्रीनर है उसने रिकमेंड किया है कि सिग्निफिकेंट प्राइस फॉल के ऊपर हमें ये सब स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। आगे भी आपको हर तरीके के वीडियोस लेके आऊँगा जिसमें हर तरीके के अलग अलग पैरामीटर्स पे कौन कौन से स्टॉक्स फुलफ़िल हो रहे हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।